सो हाय एवरीवन, वेलकम टू इंडक्शन फिजिक्स बाय इमरान खान। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं PYQ न्यूमेरिकल्स ऑफ चैप्टर नंबर 3 दैट इज़ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एंड रेडिएशन। तो चलिए समझते हैं कि इस पर्टिकुलर चैप्टर से लास्ट 10 ईयर्स में वो कौन कौन से न्यूमेरिकल्स पूछे गए हैं। सबसे पहले हम देखने वाले हैं कि 2025 में कौन सा क्वेश्चन पूछा गया था। तो 2025 में जो क्वेश्चन पूछा था वो क्या है, देखो, कैलकुलेट द एनर्जी रेडिएटेड इन 1 मिनट। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर दिया है क्या कैलकुलेट करना है, एनर्जी रेडिएटेड इन 1 मिनट बाय अ परफेक्ट ब्लैक बॉडी ऑफ सरफेस एरिया 200 सेंटीमीटर स्क्वायर व्हेन इट इज़ मेंटेन्ड एट अ टेम्परेचर ऑफ 127 डिग्री सेल्सियस। और ये पर्टिकुलर क्वेश्चन 3 मार्क्स के लिए पूछा गया था। ठीक है, जबकि यहाँ पर जो सिग्मा की वैल्यू है वो क्वेश्चन में दी हुई होगी, या तो आपको क्वेश्चन पेपर के स्टार्टिंग में भी सिग्मा की वैल्यू मिल जाएगी, तो वहाँ से देख के भी आप लिख लेना। तो आप सबसे पहले क्वेश्चन रीड करने के बाद हमारा काम है कि सबसे पहले हम गिवन लिख लेते हैं। तो गिवन में क्या दिया है, देखो, कैलकुलेट द एनर्जी रेडिएटेड। इसका मुझे मतलब समझ में आ रहा है कि मुझे क्या फाइंड करना है, एनर्जी फाइंड करना है, और एनर्जी को हम क्यू से डिनोट करते हैं। उसके बाद यहाँ पर बोला है इन 1 मिनट। 1 मिनट मतलब मुझे टाइम दिया है, टाइम कितना है 1 मिनट, और 1 मिनट को अगर मैं सेकेंड्स में कन्वर्ट करूँगा तो ये हो जाएगा 60 सेकेंड्स हो जाएगा, राइट। बाय अ परफेक्ट ब्लैक बॉडी ऑफ सरफेस एरिया, यहाँ पर एरिया जो मुझे गिवन है वो दिया है 200 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया कितना है 200 सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये बेसिकली सेंटीमीटर स्क्वायर में है, इसे मुझे मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना होगा। तो सेंटीमीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए आपको 10⁻⁻⁴ से मल्टीप्लाई करना है, तो वो वैल्यू मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगी। इसको और सिंपल बनाने के लिए मैं इसे लिख सकता हूँ 2 × 10⁻² मीटर स्क्वायर। ठीक है, 2 जीरो हटाने का मतलब है कि 10⁻² और 10⁻⁴ विल बिकम 10⁻²। तो ये नंबर काफ़ी सिंपल हो गया। उसके बाद जो क्वेश्चन में टेम्परेचर मुझे गिवन है दैट इज़ इक्वल टू 127 डिग्री सेल्सियस। कितना दिया है 127 डिग्री सेल्सियस। तो इसको भी मुझे क्या करना होगा, केल्विन में कन्वर्ट करना होगा। तो इसके लिए मुझे 127 प्लस 273 के साथ ऐड करना होगा, और जैसे मैं 127 प्लस 273 करूँगा तो ये हो जाएगा 400 केल्विन। 400 केल्विन को सिंपल बनाने के लिए 4 × 10⁻² केल्विन भी लिखा जा सकता है। याद रखना है कि केटीजी और थर्मोडायनेमिक्स के जो भी न्यूमेरिकल्स हैं उनको सिंपल बनाने के लिए हमें क्या करना है कि जो भी टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में दिया उसे केल्विन में कन्वर्ट करके ही सॉल्व करना है, तभी आपको आंसर परफेक्ट सही मिलेगा। लास्ट में जो सिग्मा की वैल्यू मुझे गिवन है दैट इज़ 5.67 × 10⁻⁸। ठीक है, ये वैल्यू मुझे सिग्मा की गिवन है। अब गिवन लिखने के बाद सबसे पहली बात आती है कि भाई फॉर्मूला कौन सा लगेगा। तो सिंस यहाँ पर सिग्मा मुझे गिवन है तो समझ जाना कि सिग्मा से रिलेटेड फॉर्मूला लगेगा, और वो एक ही फॉर्मूला है दैट इज़ R इज़ इक्वल टू सिग्मा T⁻⁴। ठीक है, बट प्रॉब्लम यहाँ पर यह है कि R मुझे गिवन नहीं है और ना तो मुझे R फाइंड करना है, मुझे तो Q निकालना है। तो अब आपको एक बात पता होना चाहिए कि जो R है ना, बेसिकली एज R इज़ इक्वल टू होता है Q/AT। R का फॉर्मूला क्या होता है Q/AT। सो देयरफॉर मैं क्या करूँगा, R की जगह पर रखूँगा Q/AT, और ये फॉर्मूला हो जाएगा सिग्मा T⁻⁴ हो जाएगा। ठीक है, सो देयरफॉर मुझे क्या फाइंड करना है Q, तो मुझे सारे टर्म को उधर भेजना होगा। तो ये हो जाएगा 80 सिग्मा T⁻⁴। क्या हो जाएगा 80 सिग्मा T⁻⁴। देयरफॉर Q विल बी इक्वल टू, अब एरिया तो मुझे दिया है 2 × 10⁻², टाइम मुझे दिया है 60 सेकेंड्स, वहीं सिग्मा की जो वैल्यू है दैट इज़ 5.67 × 10⁻⁸, और टेम्परेचर जो मुझे गिवन है दैट इज़ इक्वल टू 4 × 10⁻² का 4th पावर। कितना 4th पावर। अब सबसे पहले मुझे करना क्या है कि मुझे इस बड़े से इक्वेशन को सिंप्लीफाई करना है। तो उसके लिए नंबर को एक तरफ कर लेते हैं, 5.67 मल्टीप्लाइड बाई 60 × 2 कर देता हूँ। अच्छा, 4 का 4th पावर क्या होगा, 4 × 4 करूँगा 16, 16 4 ज़ा 64, और 64 4 ज़ा करूँगा तो आंसर होगा 256। यानी कि 256 से मैं इसे मल्टीप्लाई करूँगा, और पावर को भी एक तरफ कर लेते हैं, 10⁻², 10⁻⁸, और 2 4 ज़ा कितना होता है 8 होता है। ठीक है, यहाँ से ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसल। देयरफॉर अब मुझे क्या करना है, इन सारी वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो ये हो जाएगा 5.67 मल्टीप्लाइड बाई 120 मल्टीप्लाइड बाई 256 × 10⁻²। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ कि देखो 5.67 को ना 120 यानी 12 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, क्योंकि जीरो को ऐसे ही रख देंगे। तो जैसे मैं 12 से मल्टीप्लाई करूँगा तो मुझे इसका आंसर कुछ इस तरह से मिलेगा दैट इज़ 30720। ठीक है, और मल्टीप्लाइड बाई क्या करना है 256, तो इंटू 10⁻² आ जाएगा।
अब लास्ट में हमारे पास बचता है 256 का मल्टीप्लिकेशन। तो 256 से आप जैसे नॉर्मली मल्टीप्लिकेशन करते हो 3 डिजिट का, उसी तरीके से मल्टीप्लाई करना है। तो आपको आंसर कुछ मिलेगा 17418.2 इंटू 10⁻⁻², कुछ इतना आंसर आपको मिलेगा। तो अगर मैं 10⁻² को इसके अंदर मल्टीप्लाई कर दूं तो 2 डिजिट मेरा और शिफ्ट हो जाएगा और ये वैल्यू हो जाएगा 1741.824 और यूनिट हमें जो यूज़ करना है दैट इज़ जूल। सो दिस इज़ द करेक्ट आंसर कि कितना अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रेडिएट आउट हुआ है। तो नेक्स्ट अब हम देखते हैं कि 2024 में कौन सा क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये जो क्वेश्चन आप देख पा रहे हो, ये पर्टिकुलर क्वेश्चन 2 मार्क्स के लिए पूछा गया था फरवरी 2024 के एग्जाम में। तो चलिए देखते हैं क्या गिवन है। कंपेयर द आरएमएस स्पीड ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। हमें क्या कंपेयर करना है? आरएमएस स्पीड कंपेयर करना है किसका? हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का एट 227 डिग्री सेल्सियस। तो सबसे पहले यहाँ पर हमें बोला है कि भाई वी आर एम एस ऑफ हाइड्रोजन, वी आर एम एस ऑफ हाइड्रोजन, जिसको मैं एच लिख लेता हूँ इस तरीके से, ठीक है। तो वी आर एम एस ऑफ हाइड्रोजन का यहाँ पर हमें टेम्परेचर गिवन है। तो टेम्परेचर ऑफ हाइड्रोजन जो है वो कितना दिया है? 227 डिग्री सेल्सियस। अब हमें क्या करना है? इसको केल्विन में कन्वर्ट करना है। तो केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए आपको 227 प्लस 273 करना है। रिमेंबर दैट कि चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 4 के जो भी न्यूमेरिकल्स है वहाँ पर जहाँ पे भी टेम्परेचर आया उस टेम्परेचर को आपको केल्विन में कन्वर्ट करके ही सॉल्व करना है। तो अगर इसको मैं ऐड करूँ तो ये कितना हो जाएगा? 500 केल्विन हो जाएगा, ठीक है। आगे क्या बोला है? विद द आरएमएस स्पीड ऑफ ऑक्सीजन। तो पहले क्या बोला है? आरएमएस स्पीड ऑफ हाइड्रोजन किसके साथ कंपेयर करना है? आरएमएस स्पीड ऑफ ऑक्सीजन। तो वी आरएमएस ऑफ ऑक्सीजन मतलब O2, और इसका यहाँ पर जो टेम्परेचर हमें गिवन है दैट इज़ 127 डिग्री सेल्सियस। तो टेम्परेचर ऑफ ऑक्सीजन इज़ 127 डिग्री सेल्सियस। तो इसे भी वही हम करेंगे, 127 प्लस 273 करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 400 केल्विन हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर बोला है द मोलिकुलर मासेस ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आर 2 and 32, यानी सिंपल सा बोलूँ मैं तो ये मोलार मास दिया है कि भाई मोलार मास जो है, मोलार मास ऑफ हाइड्रोजन ये हमें गिवन है 2 और मोलार मास ऑफ ऑक्सीजन जो हमें गिवन है दैट इज़ इक्वल टू 32, ठीक है। तो ये सारे हमारे पास गिवन वैल्यूज़ हैं। अब देखो क्लियर सी बात है कि हमें वी आर एम एस के रेस्पेक्ट में चीज़ें पूछी हैं, तो वी आर एम एस का फॉर्मूला हम यहाँ पर सबसे पहले लिख लेते हैं। तो देखो एज वी नो दैट कि वी आर एम एस का फॉर्मूला होता है रूट ऑफ 3RT अपॉन m0। क्या होता है? v इज इक्वल टू रूट ऑफ 3RT अपॉन m0। अब सिंस यहाँ पर दो चीज़ें गिवन है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, तो यहाँ पर दो इक्वेशन बनाएंगे हम। तो दो इक्वेशन जब हम बनाएंगे तो इसको कुछ इस तरीके से हम लिख लेंगे। कंपेयर क्या करना है? वी आर एम एस ऑफ हाइड्रोजन। अच्छा, बार बार आर एम एस लिखने की ज़रूरत भी नहीं है, तो आप यहाँ पर इसको ऐसा लिख लो हाइड्रोजन, और अपॉन में यहाँ पर क्या लिखना है? वी आर एम एस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। और उस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है कि ऑक्सीजन अपॉन हाइड्रोजन बोला है कि हाइड्रोजन अपॉन ऑक्सीजन बोला है। तो इस केस में हाइड्रोजन अपॉन ऑक्सीजन है। अब यहाँ पर इसका वैल्यू रख दो। तो यहाँ पर इसका वैल्यू रखोगे तो क्या जाएगा? 3R, और ये क्या हो जाएगा? T ऑफ हाइड्रोजन अपॉन मोलार मास ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, मोलार मास ऑफ हाइड्रोजन। उसके बाद सिमिलरली यहाँ पर भी इसकी वैल्यू हम पुटअप करेंगे। तो जब इसकी वैल्यू पुटअप करूँगा तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा रूट ऑफ, ये हो जाएगा 3RT ऑफ ऑक्सीजन अपॉन m0 ऑफ ऑक्सीजन। अब जो चीज़ कांस्टेंट है वो कैंसिल हो जाएगा। तो देखो 3R कैंसिल हो जाएगा, और मैं यहाँ पर एक कॉमन सा रूट ले लेता हूँ दोनों के लिए। तो कॉमन सा रूट लेने के बाद ये वैल्यू कुछ इस तरीके से लिखी जाएगी, दैट इज़ टेम्परेचर ऑफ हाइड्रोजन अपॉन मोलार मास ऑफ हाइड्रोजन अपॉन टेम्परेचर ऑफ ऑक्सीजन अपॉन मोलार मास ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। अब यहाँ पर आपको दिख रहा है कि ये फोर्थ टर्म जो है वो कहाँ जाएगा? फर्स्ट के साथ जाएगा, थर्ड सेकेंड के साथ जाएगा। तो फाइनली इस इक्वेशन को मैं इस तरीके से लिख देता हूँ, दैट इज़ रूट ऑफ, ये क्या हो जाएगा? रूट ऑफ टेम्परेचर ऑफ हाइड्रोजन मल्टीप्लाइड बाई मोलार मास ऑफ ऑक्सीजन अपॉन, यहाँ पर आप लिखोगे मोलार मास ऑफ हाइड्रोजन मल्टीप्लाइड बाई टेम्परेचर ऑफ ऑक्सीजन। अब आपको कुछ नहीं करना है, इनकी वैल्यू को पुटअप कर लेना है। सो देयरफॉर वी आर एम एस ऑफ हाइड्रोजन अपॉन, यहाँ पर आप क्या लिखोगे? वी आर एम एस ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू रूट ऑफ, और ये जो हमने यहाँ पर वैल्यू लिखी है यहाँ पर रख दो आप,
तो टेम्परेचर ऑफ हाइड्रोजन कितना गिवन था, दैट वाज 500। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 500 इंटू मोलार मास ऑफ ऑक्सीजन है 32 अपॉन टेम्परेचर ऑफ ऑक्सीजन है दैट इज़ 400 और मोलार मास ऑफ हाइड्रोजन क्या है 2। तो 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएंगे, 4 से कट करूँगा तो 8 हो जाएगा और यहाँ पर इसे कट करूँगा तो 4 हो जाएगा, है ना। 2 से कट करूँगा तो 4। ओके, तो अब यहाँ पर क्या हो गया, 4 5 20 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा √20। अब √20 का हमें आंसर लिखना है। तो देखो बहुत क्लियर सी बात है कि अगर 16 होता तो आंसर 4 आता और 25 होता तो आंसर क्या आता, 25 में आंसर आता 5। तो √20 है मतलब 4 पॉइंट से ज़्यादा वैल्यू होगी तो आपको डायरेक्टली जाना है लॉग टेबल बुक में और वहाँ पर देखना है √20 जिसकी वैल्यू आपको मिलेगी दैट इज़ 4.472। कितना मिलेगा, 4.472 अपॉन 1। तो फाइनली इसे आप लिख सकते हो 4.472:1। तो इस तरीके से ये रेशियो निकालना है अपने को। अगर आप इससे चैप्टर से रिलेटेड एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो वहाँ पर भी एकदम सिमिलर टाइप के क्वेश्चंस गिवन है, खाली वैल्यूज़ यहाँ पर थोड़ा सा इंटरचेंज की हुई है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये पर्टिकुलर क्वेश्चन 2023 में पूछा गया था जुलाई के एग्जाम में। तो ये 3 मार्क्स के लिए क्वेश्चन पूछा गया था। तो चलिए देखते हैं क्या गिवन है। 60 वॉट फिलामेंट, 60 वॉट फिलामेंट मतलब सबसे पहले तो आपको यहाँ पर पावर दे दिया उसने 60 वॉट, ठीक है, यूनिट से पहचान सकते हैं हम। लैम्प लूजेज ऑल ऑफ इट्स एनर्जी बाय रेडिएशन फ्रॉम इट्स सरफेस, द इमिसिविटी ऑफ द फिलामेंट इज, इमिसिविटी मतलब क्या, स्मॉल ई, ये अपने को गिवन है जो कि है 0.5 एंड द सरफेस एरिया। अच्छा, इस क्वेश्चन में जो सरफेस एरिया हमें गिवन है वो है 5 × 10⁻⁵ मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो सरफेस एरिया मतलब ए की वैल्यू गिवन है जो कि है 5 × 10⁻⁵ मीटर स्क्वायर। कैलकुलेट द टेम्परेचर, और हमें क्या कैलकुलेट करना है, टेम्परेचर कैलकुलेट करना है। जबकि यहाँ पर जो गिवन वैल्यू है, गिवन में हमें सिग्मा की वैल्यू दिया है, सिग्मा मतलब स्टेफन कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू गिवन है हमें 5.67 × 10⁻⁸, ठीक है, ये वैल्यू हमें गिवन है। अब देखो जब भी सिग्मा गिवन होना तो ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, सिंपल सा फॉर्मूला इसका अप्लाई करना है जो कि है R = σT⁴। और अगर इमिसिविटी की वैल्यू गिवन है तो आगे क्या लगा देना है, E, क्योंकि जहाँ पर इमिसिविटी वैल्यू दिया होगा इसका मतलब वो ऑर्डिनरी बॉडी है और जहाँ पर इमिसिविटी नहीं दिया होगा तो उसका मतलब होता है वो परफेक्ट ब्लैक बॉडी है। अब आप जानते हो कि R का फॉर्मूला क्या होता है, Q/80 होता है। R का फॉर्मूला क्या होता है, Q/80, और ये हो जाएगा E σT⁴, ठीक है। अच्छा, Q/T को पावर कहते हैं, जो दिख रहा है आपको Q/T, इसे आपको क्या कहते हैं, पावर। और पावर अपने को दिया है तो मैं इसे लिख लूँगा P/A और ये फॉर्मूला मॉडिफाई होके हो जाएगा E σT⁴ हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, हमें निकालना क्या, हमें टेम्परेचर निकालना है तो मैं इसको मॉडिफाई करके इस तरीके से लिख सकता हूँ P/E σT⁴, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करोगे, ध्यान से सुनो। यहाँ पर आपको ये जो 4 है इसको इधर लेके आना है पावर को, तो आप यहाँ पर इसको इस तरह से लिखोगे P/E सिग्मा और ये पावर 1/4 = T हो जाएगा। अब यहाँ से आपको करना क्या होगा, लॉग एंटी लॉग अप्लाई करना पड़ेगा। तो आप लिखोगे T = और यहाँ पर आप लिखोगे एंटी लॉग, ठीक है। एंटी लॉग के बाद यहाँ पर सबसे पहले आप क्या करने वाले हो, देखो 1/4 सबके लिए है तो यहाँ पर आप लिखोगे 1/4 और इन द ब्रैकेट पहले लॉग ऑफ जो P की वैल्यू है वो रखना है, ठीक है, माइनस आप क्या करोगे लॉग ऑफ इमिसिविटी, या आप इसे पहले मल्टीप्लाई कर लेना, ये दोनों E और सिग्मा की वैल्यू को मल्टीप्लाई कर लेना। तो यहाँ पर E और सिग्मा की वैल्यू का लॉग सीधा रख देना आप, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर इसका लॉग एंटी लॉग लेके सॉल्व कर लेना, देन यू विल गेट द आंसर। और इसका जो फाइनल आंसर जो आएगा दैट इज़ 255 केल्विन आना चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से आप इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो देखो लॉग एंटी लॉग का अगर आपको आता रहेगा तो ये स्टेप आप आसानी से कर पाओगे। तो जैसे मैंने यहाँ पर बोला कि 1/4 आप यहाँ पे लिख दो, फिर लॉग ऑफ P मतलब पावर, तो मैं एक स्टेप और कर ही देता हूँ। तो यहाँ पर आप लिखोगे एंटी लॉग, ये हो जाएगा 1/4 और यहाँ पर आप लिखोगे लॉग ऑफ पावर जो कि है 60 माइनस लॉग ऑफ, अच्छा इमिसिविटी 0.5 दिया है तो E इंटू सिग्मा करूँगा तो ये हो जाएगा 5.67 × 10⁻⁸ इंटू 0.5। तो बस आप इससे वैल्यू से मल्टीप्लाई कर लेना और ये वैल्यू को आप यहाँ पर रख देना, ठीक है। जो पावर वगैरह है उसको बाहर निकाल लेना। तो इस तरीके से आप इसे सॉल्व कर लेना। पर्टिकुलर क्वेश्चन फरवरी 2023 के एग्ज़ाम में पूछा गया था।
तो चलिए देखते हैं क्या गिवन है इस क्वेश्चन में। कंपेयर द रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट फ्रॉम अ मेटल स्फीयर एट 827 डिग्री सेल्सियस विद द रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट फ्रॉम द सेम एट 427 डिग्री सेल्सियस। तो सबसे पहले यहाँ पर क्वेश्चन में क्या बोला है कि हमें रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट का कंपैरिजन करना है। कंपैरिजन करने का मतलब होता है सिंपली उसे रेशियो के फॉर्म में सॉल्व करना है। तो रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट का क्या मतलब हो गया, रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट का मतलब हो गया Q बाई टी, यानी कि हीट पर यूनिट टाइम, राइट। और इसी को हम क्या लिख सकते हैं, पावर भी लिख सकते हैं। तो अल्टीमेटली इसको रेशियो के फॉर्म में अगर लिखा जाए या कंपैरिजन करना हो तो इसको इस तरीके से लिखा जा सकता है, दैट इज Q बाई टी 1 अपॉन Q बाई टी 2 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ये हमें कैलकुलेट करना है, बट हम जानते हैं Q बाई टी को पावर P कहते हैं, तो हम सिंपली इसे इतना ज़्यादा लिखने से अच्छा क्या लिखेंगे, P1 बाई P2, ठीक है। तो P1 बाई P2 को भी हम क्या कह सकते हैं, रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट। ये हमें यहाँ पर कंपेयर करना है। आगे हमें यहाँ पर दो टेम्परेचर गिवन है। सबसे पहले हमें यहाँ पर टेम्परेचर T1 की वैल्यू गिवन है जो है 827 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं कि T1 की वैल्यू है 827 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो यहाँ पर आपको एक बात मैं बता दूँ कि केटीजी चैप्टर के कोई भी न्यूमेरिकल्स हों, अगर वहाँ पर टेम्परेचर गिवन होगा डिग्री सेल्सियस में, तो उस पर्टिकुलर टेम्परेचर को आपको केल्विन में कन्वर्ट करके ही उस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। तो यहाँ पर 827 डिग्री सेल्सियस है, तो 827 प्लस यहाँ पर हम क्या करते हैं 273, तो ये हमारा डिग्री सेल्सियस से केल्विन में कन्वर्ट हो जाएगा और इसकी वैल्यू आ जाएगी 1100 केल्विन, ठीक है, ओके। उसके बाद में उसका दूसरा टेम्परेचर यहाँ पर कितना गिवन है, 427 डिग्री सेल्सियस। तो T2 की वैल्यू हो जाएगी 427 डिग्री सेल्सियस। इसे भी हम कन्वर्ट कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 427 प्लस 273 विच कैन बी रिटर्न एज 700 केल्विन, ठीक है। और आगे क्या बोला है, इफ द टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग इज 27 डिग्री सेल्सियस। तो टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग को हम T0 से डिनोट करते हैं और इसकी वैल्यू हमें यहाँ पर कितना गिवन है 27 डिग्री सेल्सियस, जिसे यहाँ पर भी हम कन्वर्ट कर लेते हैं 27 प्लस 273, जिसकी वैल्यू हमें मिल जाती है 300 केल्विन, ठीक है, ओके। तो अब हमें यहाँ पर क्या करना है, रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट का फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो अगर हम बुक में देखेंगे तो एक लास्ट में एक टॉपिक आता है चैप्टर में, दैट इज स्टेफन बोल्ट्जमैन लॉ ऑफ रेडिएशन, जहाँ पर हमें रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट का एक फॉर्मूला मिलता है, एंड दैट फॉर्मूला इज P1 बाई P2 इज इक्वल टू T1 रेज टू 4 माइनस T0 रेज टू 4 अपॉन क्या हो जाएगा, ये अपॉन में हम इस लिखेंगे T2 रेज टू 4 माइनस T0 रेज टू 4, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर क्वेश्चन है जहाँ पर हम रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जब भी रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट से कोई क्वेश्चन आए और वहाँ पर इनिशियल टेम्परेचर T1 दिया हो, T2 दिया हो और सराउंडिंग टेम्परेचर T0 दिया हो, तो आप डायरेक्टली ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। एक्सरसाइज में भी सिमिलर क्वेश्चन ये दिया है, सिमिलर क्या है, ऑलमोस्ट यही क्वेश्चन दिया है, खाली वहाँ पर वैल्यूज चेंज कर दिया है, दैट्स इट। तो अब हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, देयरफॉर लिखेंगे P1 बाई P2। देखो जहाँ पर मैं P1 बाई P2 लिख रहा हूँ, यहाँ पर आप Q बाई T1 अपॉन Q बाई T2 भी लिख सकते हो, बट उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज Q बाई T का मतलब P ही होता है। अब देखो T1 की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, T1 की वैल्यू है 1100। अब इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त एक और इम्पॉर्टेंट बात आपको याद रखना है कि 1100 का फोर्थ पावर थोड़ा ज़्यादा टफ हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन को सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर इसको इस तरीके से लिख लेना है 11 इंटू 10 रेज टू 2 केल्विन। यहाँ पर इसको ऐसा लिख लेना है 7 इंटू 10 रेज टू 2 केल्विन, और इसको ऐसा लिख लेना है 3 इंटू 10 रेज टू 2 केल्विन। ऐसा करने से जब हम इसका फोर्थ पावर निकालेंगे तो बहुत आसानी से इसकी वैल्यू हमें मिल जाएगी। तो जहाँ पर आपको T1 दिख रहा है, इसको मैं सिंपली लिखूंगा 11 इंटू 10 रेज टू 2 रेज टू क्या हो जाएगा 4, माइनस T0 की वैल्यू क्या है 3 इंटू 10 रेज टू 2 रेज टू 4, और उसके बाद अपॉन में यहाँ हम कर लेते हैं। तो अपॉन में क्या आएगा, देखो अपॉन में इसे मैं लिखूंगा T2 की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 7 इंटू 10 रेज टू 2 रेज टू 4 माइनस 3 इंटू 10 रेज टू 2 रेज टू 4, ठीक है, ओके। अब यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है कि फोर्थ पावर इसका कैलकुलेट करना है।
तो P1/P2, अब इसके लिए देखो यहाँ से आप लॉग एंटी लॉग भी स्टेप अप्लाई कर सकते हो। और एक दूसरा तरीका इसका है जो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले ये 11⁻4 लिख लेंगे, इंटू 10⁻8 लिख लेंगे, -3⁻4 लिख लेंगे, इंटू 10⁻8 हो जाएगा, राइट। सिमिलर तरीके से हम ये स्टेप को नीचे भी अप्लाई करेंगे। तो ये हो जाएगा 7⁻4 इंटू 10⁻8 -3⁻4 इंटू 10⁻8। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, ऊपर भी 10⁻8 कॉमन है, नीचे भी 10⁻8 कॉमन है, तो इसको हम बाहर निकाल लेते हैं। तो P1/P2 कैन बी रिटर्न एज 11⁻4 -3⁻4 इंटू बाहर पावर कॉमन निकलेगा तो क्या हो जाएगा 10⁻8, और अपॉन में यहाँ पर क्या हो जाएगा, अपॉन में इसको हम लिख लेंगे 7⁻4 -3⁻4 इंटू 10⁻, क्या हो जाएगा 8। अब 10⁻8 10⁻8 दोनों क्या हो गए, कैंसिल हो गए, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, देयरफॉर यू कैन राइट P1/P2 इज इक्वल टू, अब हमें क्या करना है, 11 का फोर्थ पावर निकालना है। तो 11 का फोर्थ पावर तो आप चाहिए तो 11 इंटू 11 इंटू 11 इंटू 11 करके भी निकाल सकते हो, या तो आप डायरेक्टली यहाँ से आप लॉग एंटी लॉग अप्लाई करते हो तो वो भी हो जाएगा। तो मैं इस पैटर्न से यहाँ पर इसको कैलकुलेट करता हूँ। जैसे 11 इंटू 11 क्या होता है 121 इंटू 11, ऐसा करो तो इसकी जो हमें यहाँ पर वैल्यू मिल जाती है दैट इज़ 14641, ठीक है। 11 का फोर्थ पावर इतनी वैल्यू हमें देगा। अच्छा 3 का फोर्थ तो हम आसानी से निकाल सकते हैं, 3 3 9 3 27 3 81, तो ये हो जाएगा 81। और अपॉन में यहाँ पर क्या है 7 का पावर 4 निकालेंगे तो ये हो जाएगा 2401 माइनस अगेन क्या हो जाएगा 81। अब हमें सिंपली क्या करना है कि ऊपर की वैल्यू से इनको माइनस करना है। तो P1/P2 कैन बी रिटर्न एज, ना 14641 माइनस 81, इसको आप माइनस करोगे तो इसकी वैल्यू आती है 14560, और अपॉन में 2401 को माइनस करेंगे तो इसकी वैल्यू आती है 2320। तो यहाँ से देखो 0 से 0 क्या हो गया, कैंसिल। अब ये जो लास्ट स्टेप है बेसिकली, अब इसको हमें आगे अगर सॉल्व करना है तो आप चाहिए तो इसे 2 से या 4 से कट करके आगे इसे फर्दर डिवाइड कर सकते हो, या तो आप यहाँ पर लॉग एंटी लॉग अप्लाई करके भी सॉल्व कर सकते हो। तो इसे मैं डायरेक्टली कट कर रहा हूँ, जिसके बाद इसका हमें फाइनल आंसर मिलता है दैट इज 6.267, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर हमें यहाँ पर आंसर मिल जाएगा। और मैं वापस से बोल रहा हूँ, इस पर्टिकुलर आंसर को लाने के लिए आप यहाँ क्या करो, 1456/232 को पहले 4 से कट कर लो, और ऐसे नंबर आसान बनाते बनाते बाद में नॉर्मल डिवीजन मेथड अप्लाई कर सकते हो, या उससे भी बेटर है कि आप यहाँ पर लॉग एंटी लॉग अप्लाई कर लो, आपका आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 2, और ये पर्टिकुलर क्वेश्चन जुलाई 2022 के एग्जाम में आया था। तो चलिए देखते हैं क्या गिवन है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में। Calculate the energy radiated in half a minute by a black body of surface area 200 centimeter square at 127 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पर क्लियरली स्टार्टिंग में बोला है कि कैलकुलेट द एनर्जी। एनर्जी मतलब हमें क्या कैलकुलेट करना है, क्यू निकालना है, तो हम लिखेंगे क्यू इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। आगे क्या बोला है, रेडिएटेड इन हाफ अ मिनट। हाफ अ मिनट मतलब हमें टाइम दिया है, अब आधे मिनट में टाइम मतलब क्या 30 सेकेंड्स, राइट। आगे क्या बोला है, बाय अ ब्लैक बॉडी ऑफ सरफेस एरिया 200 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका जो सरफेस एरिया है वो हमें कितना दिया है, सरफेस एरिया ए इज इक्वल टू दैट इज 200 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, सेंटीमीटर स्क्वायर से इसे मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना होगा। तो इसकी सिंपल वैल्यू मैं यहाँ पर लिखूंगा 200 इंटू 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर। तो आपको याद रखना है कि जब भी वैल्यू को सेंटीमीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना हो तो आप उस वैल्यू को 10⁻⁻4 से मल्टीप्लाई कर दो। आगे हम इसे और सिंप्लीफाई कर लेंगे, क्या लिखेंगे 2 इंटू, और ये हो जाएगा 10⁻²। कैसे आया, बिकॉज हम जानते हैं 2 0 का मतलब 10⁻+2 हो जाएगा, और -4 तो बचेगा क्या 10⁻², और ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर। तो इस तरीके से वैल्यू को आपको सिंप्लीफाई करना होता है ताकि हमारे न्यूमेरिकल के कैलकुलेशन ईजी हो सके। और आगे हमें यहाँ पर टेम्परेचर दिया है, और ये जो पर्टिकुलर टेम्परेचर दिया है ये कितना है 127 डिग्री सेल्सियस, और हमें इसे क्या करना पड़ेगा कन्वर्ट। तो याद रखना है कि इस पर्टिकुलर चैप्टर के न्यूमेरिकल्स को जो भी टेम्परेचर होंगे उन्हें केल्विन में कन्वर्ट करके सॉल्व करना है। तो 127 + 273 मतलब टेम्परेचर हो जाएगा 400 केल्विन, ठीक है।
और एज पर एज आवर यूज़ अगर हमें आगे ज़रूरत पड़ेगी तो हम इसे 4 × 10⁻² के टर्म्स में लिख सकते हैं, ठीक है। क्योंकि हो सकता है अगर मुझे टेम्परेचर में T⁴ करना हो तो फिर ये वाला ऑप्शन ज़्यादा आसान ऑप्शन है। अब इसके बाद हमें कैलकुलेट तो क्यों करना है, ठीक है। अब सिंस यहाँ पर टेम्परेचर दे दिया है तो यहाँ पर हमें फॉर्मूला यूज़ करना है स्टेफन बोल्ट्जमैन लॉ ऑफ रेडिएशन, ठीक है। तो स्टेफन बोल्ट्जमैन लॉ ऑफ रेडिएशन क्या कहता है, R = σT⁴, ठीक है। और आप जानते हो कि R की वैल्यू क्या होता है, R को हम लिखते हैं Q/AT MSC पावर। R का मतलब क्या होता है MSC पावर, और इसका फॉर्मूला क्या होता है Q/AT = σT⁴। तो मुझे निकालना तो Q है ना, तो देयरफॉर मैं लिखूंगा Q = और ये क्या हो जाएगा A × T × σT⁴। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर है कि सिग्मा की वैल्यू गिवन नहीं है, तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में यहाँ पर सिग्मा की वैल्यू मेंशन नहीं है, बट आपको जब भी एग्जाम में आएगा तो सिग्मा की वैल्यू गिवन होगी। और ये याद रखना है, हो सकता है क्वेश्चन पेपर के स्टार्टिंग में सिग्मा की वैल्यू गिवन हो या तो क्वेश्चन के साथ गिवन होगी, एंड इट इज़ 5.7 × 10⁻⁸ होती है, ठीक है। ओके, बिकॉज ये कांस्टेंट वैल्यू है, राइट। तो आगे अब हम इसमें वैल्यू सारे पुटअप करके सॉल्व करते हैं। तो देयरफॉर Q = A की वैल्यू क्या थी 200 × 10⁻², टाइम हमें कितना दिया था 30 सेकेंड्स, और सिग्मा की वैल्यू क्या है 5.7 × 10⁻8, और टेम्परेचर क्या यूज़ करेंगे 4 × 10⁻²⁴, ठीक है। तो याद रखना है कि जहाँ पर भी टेम्परेचर में फोर्थ वैल्यू मिलेगी तो उसकी वैल्यू को इसी तरीके से लिखना है 4 × 10⁻², 3 × 10⁻², तो बहुत आसान हो जाएगा। देयरफॉर फर्दर इसे हम सॉल्व करते हैं तो Q = अब हमें सबसे पहले क्या करना होता है, इसे सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करने के लिए हमें इसे इस तरीके से मल्टीप्लाई करना है कि हमारे नंबर आसान बन जाए। जैसे मैं क्या करता हूँ 2 को 30 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा 60 × 10⁻² × 5.7 × 10⁻8, और आप जानते हो कि 4 का फोर्थ पावर क्या होगा, ये हो जाएगा 256 हो जाएगा, है ना। 4 4 ज़ा 16, 4 ज़ा 64, 4 ज़ा 256, और पावर हो जाएगा 10⁻8। तो 10⁻−8 और +8 ये तो ऐसे ही कैंसिल हो गया। आ रही बात समझ में। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, लिखेंगे Q = आप 5.7 यहाँ पर देख पा रहे हो, राइट। तो यहाँ पर मैं पहले बड़े नंबर को पहले लिखने का, तो यहाँ पर लिखो 256 इंटू यहाँ पर लिख लो 60 इंटू क्या लिख लो 5.7 इंटू बचा क्या 10⁻²। देखो ये मैं एक तरीका बता रहा हूँ जिस तरीके से आप आसानी से कैलकुलेशन कर सकते हो। बाकी आप अगर चाहो तो दूसरे मेथड से भी जैसा आप चाहते हो वैसा कर सकते हो, बट कैलकुलेशन करते वक्त आपको ये याद रखना है कि मल्टीप्लिकेशन तो हमें सभी नंबर का करना है, बट ऐसे किस वैल्यू से कब मल्टीप्लाई करना है ताकि हमारी कैलकुलेशन आसान बन सके, वही हमें यहाँ पर सोचना होता है। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप हमें क्या कहता है, नेक्स्ट स्टेप हमें ये कहता है कि 60 से 256 को मल्टीप्लाई करना है। अच्छा 60 मतलब क्या होता है 6 ही है मान लो, क्योंकि 0 का हम एज इट इज़ पहले रख देते हैं, और 6 6 ज़ा 36, बैलेंस क्या आएगा 3, 6 5 ज़ा 30 और 3 कितना हो जाएगा 33, वापस से बैलेंस 3, और 6 2 ज़ा 12 और 3 कितना हो जाएगा 15, और यहाँ पर एक नंबर राइट ये हमने लिख लिया इतना, इंटू क्या हो जाएगा 5.7 × 10⁻²। अब देखो यहाँ पर हमें लॉग एंटी लॉग लगाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, राइट, क्योंकि 2 डिजिट का मल्टीप्लिकेशन तो वैसे भी हमें आता है। अब आपको सिंपली क्या करना है 15360 मल्टीप्लाइड बाई 5.7। तो यहाँ पर 5.7 नहीं आपको सोचना है, बल्कि आपको 57 सोच के पहले पूरी वैल्यू को मल्टीप्लाई कर देना है, फिर पीछे से 1 पॉइंट के बाद डॉट लगा देना है 1 डिजिट के बाद, बस यही करना है आपको यहाँ पर। तो जब आप इस वैल्यू को मल्टीप्लाई करते हो राइट 57 को इस वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर हमें मिलता है 87550, ठीक है, इतना मल्टीप्लाई करने पर मिलेगा। अब आप जानते हो 5.7 था तो एक यहाँ पर डॉट लगा दो इस तरीके से, इंटू क्या हो जाएगा 10⁻²। तो देयरफॉर फाइनली हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं Q = 87552 इंटू 10⁻²। यहाँ तक अगर आप आंसर लिखते हो तो भी चलेगा, लेकिन आपको एक स्टेप और आगे सॉल्व कर लेना है और इसको 2 डिजिट पीछे की तरफ शिफ्ट कर देना है, क्योंकि पावर क्या है 10⁻²। तो ये हो जाएगा 875.52 और इसका यूनिट लिख लेना है जूल। तो इस तरीके से इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को हमें यहाँ पर सॉल्व करना है, ठीक है।
अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और ये पर्टिकुलर क्वेश्चन मार्च 2022 में पूछा गया था। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर क्या गिवन है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में यहाँ पर बोला है द डिफरेंस बिटवीन टू मोलार स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस इज 9000 जूल पर केजी केल्विन। तो यहाँ पर डिफरेंस बिटवीन टू मोलार स्पेसिफिक हीट दिया है ना। मोलार स्पेसिफिक हीट का डिफरेंस मतलब क्या कि Cp माइनस CV, राइट। इसी को हम क्या कहते हैं, मोलार स्पेसिफिक हीट डिफरेंस। तो बिकॉज Cp का मतलब क्या होता है, मोलार स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, और Cv का मतलब क्या होता है, मोलार स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो हमें यहाँ पर द डिफरेंस बिटवीन टू मोलार स्पेसिफिक हीट इज 9000, तो यहाँ पर लिख लेते हैं 9000 जूल पर केजी केल्विन, इसका यूनिट गिवन है, ठीक है। देन आगे क्वेश्चन में क्या बोला है, इफ द रेशियो ऑफ द टू स्पेसिफिक हीट इज, रेशियो ऑफ द टू स्पेसिफिक हीट मतलब क्या, Cp बाई CV का जो रेशियो है इसकी वैल्यू हमें यहाँ पर गिवन है विच इज इक्वल टू 1.5 गिवन है, ठीक है। और आगे क्या बोला है, कैलकुलेट द टू मोलार स्पेसिफिक हीट। तो हमें दोनों मोलार स्पेसिफिक हीट की इंडिविजुअल वैल्यू कैलकुलेट करना है, मतलब Cp की वैल्यू कैलकुलेट करना है और CV की वैल्यू भी कैलकुलेट करना है। तो इजी क्वेश्चन है, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। क्योंकि हमें यूज़ करना है ये वाला इक्वेशन, क्या यूज़ करना है, Cp माइनस CV इज इक्वल टू 900। तो सबसे पहले तो हम ये इक्वेशन यहाँ पर लिख लेते हैं, Cp माइनस CV इज इक्वल टू 9000, सॉरी, ठीक है। तो 9000 लिख लिया। अब प्रॉब्लम ये है कि अगर मुझे Cp या CV में से कोई एक वैल्यू कैलकुलेट करना है, तो इसके लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, ये जो वैल्यू आपको यहाँ पर दिया है ना, Cp बाई CV इज इक्वल टू 1.5, इसको मैं ऐसा लिख लेता हूँ कि Cp इज इक्वल टू, क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या हो जाएगा, 1.5 टाइम्स ऑफ CV, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, Cp की जगह पर क्या रख देंगे, देयरफॉर Cp की जगह पर आप रखोगे 1.5 CV माइनस CV इज इक्वल टू 9000, डन। तो देयरफॉर अब यहाँ से CV कॉमन है तो बाहर निकाल लो, तो अंदर क्या बचेगा, 1.5 माइनस 1 बचेगा इज इक्वल टू 9000। या आप भी जानते हो कि 1.5 CV माइनस CV क्या बचेगा, 0.5 CV। तो अब यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 0.5 CV इज इक्वल टू 9000। तो देयरफॉर फाइनली अब हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, देयरफॉर CV इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 9000 डिवाइडेड बाई 0.5। अब आप क्या करने वाले हैं, ध्यान से सुनो। तो देयरफॉर CV इज इक्वल टू, इसे हम लिखेंगे 9000 अपॉन 5 इंटू 10⁻⁻1। एक तरीका तो ये है कि 0.5 को आप 5 बना दो और एक डिजिट हम शिफ्ट करेंगे तो 10⁻1 लगा दो। या एक दूसरा भी तरीका था, क्या तरीका था कि नीचे से जैसे ये 9000 लिखा था हमने, 9000 अपॉन 0.5 था, तो यहाँ से पॉइंट हटा के ऊपर 0 लगा देते। तो दोनों तरीका है, और क्योंकि दोनों से आंसर सेम आने वाला है, ठीक है। तो इससे अगर मैं आगे सॉल्व करूँगा तो ये बन जाएगा आपका 9000 यानी 90000 हो जाएगा डिवाइडेड बाई 5। अब 5 से इसे आप डिवाइड कर लो तो क्या हो जाएगा, देखो 5 1 जा 5, 4 0 तो 8 जा, और फिर उसके बाद आप 3 0 यहाँ पर लगा दो, ठीक है। तो ये हमें किसकी वैल्यू मिल गई, CV की वैल्यू मिल गई। और इसका यूनिट जो बेसिकली है वो यहाँ पर यूनिट मेंशन कर दो, जिसकी यूनिट हम क्या लिखते हैं, जूल पर केजी केल्विन। और आप ये वाला मेथड भी अप्लाई कर सकते हो, या तो आप ये वाला मेथड अप्लाई करो। तो दोनों में से आपको जो सही लगे या जो आता हो आप कर सकते हो। तो देयरफॉर CV इज इक्वल टू, अब मैं इसे लिखूंगा 9000 और 10⁻1 ऊपर आके क्या हो जाएगा, +1। वो तो बात उतनी है, अपॉन 5। अब आप क्या करो, 5 से इस वैल्यू को डिवाइड करो। तो 5 से इस वैल्यू को डिवाइड करेंगे तो 5 1 जा 5, फिर 4 0 8 टाइम्स 0 0 इंटू 10⁻1। 10⁻1 का मतलब 10 होता है, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक 0 और ऐड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा जूल पर केजी केल्विन, ठीक है। तो इस तरीके से हमने सबसे पहले किसकी वैल्यू कैलकुलेट कर ली, CV की वैल्यू कैलकुलेट कर ली। तो काफ़ी आसान क्वेश्चन था ये। अब हमें यहाँ पर क्या करना है कि CP की वैल्यू निकालना है। तो अब हमारे लिए बहुत आसान हो गया CP वैल्यू निकालना। एज हमें क्वेश्चन में गिवन था कि Cp बाई CV की वैल्यू थी 1.5, सही है। तो अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, देयरफॉर Cp इज इक्वल टू क्या था, 1.5 इंटू CV। तो यहाँ पर क्या करेंगे, देयरफॉर Cp इज इक्वल टू 1.5 इंटू CV की वैल्यू क्या है, 1800, ठीक है। तो यहाँ पर अब आपको मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करते वक्त 15 0 जा 0, 15 0 जा 0, 15 0 जा 0, 15 8 जा कितना होता है,
15 8 जा 120, तो 0 बैलेंस आएगा 12। 15 1 जा 15 प्लस 12 कितना हो जाएगा 27, ठीक है। ओके, और फिर एक के बाद यहाँ पर ऐसे डॉट लगा दो। तो देयरफॉर फाइनली आप आंसर लिख सकते हो CP इज इक्वल टू 27000 और इसका यूनिट हो जाएगा जूल पर केजी केल्विन। तो इस तरीके से देखो हमें यहाँ पर CP की वैल्यू भी मिल गई, ठीक है। तो ऐसा अगर कोई क्वेश्चन आया जहाँ पर डिफरेंस ऑफ मोलार स्पेसिफिक हीट दिया हो और उनके रेशियो की कोई वैल्यू दिया हो, तो दोनों अगर आपको फाइंड करना है या कोई एक भी फाइंड करना है तो इसी मेथड से सॉल्व करना है इसे। नेक्स्ट अब हम देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 4, और ये पर्टिकुलर क्वेश्चन 2021 अक्टूबर के बोर्ड एग्जाम में पूछा गया था। तो यहाँ पर देखो क्या गिवन है, ऑलमोस्ट ये सेम क्वेश्चन है जैसे अभी हमने किया है। द डिफरेंस बिटवीन टू मोलार स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस इज 6000 जूल पर केजी केल्विन। तो यहाँ पर सिर्फ वैल्यूज़ को चेंज कर दिया है, तो ये तो काफ़ी हमारे लिए आसान होगा। तो CP माइनस CV की वैल्यू अब कितना दिया है हमें 6000 दिया है, राइट। और आगे क्वेश्चन में क्या बोला है चलिए देखते हैं। इफ़ द रेशियो ऑफ द स्पेसिफिक हीट इज़ 1.4, तो रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट मतलब CP बाई CV की वैल्यू अब कितना दिया है 1.4 गिवन है। तो हमें कैलकुलेट क्या करना है, कैलकुलेट द मोलार स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो यहाँ पर हमें सिर्फ मोलार स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम ही कैलकुलेट करना है। तो देयरफॉर सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसे लिख लेते हैं CP इज इक्वल टू 1.4 टाइम्स ऑफ CV या इंटू भी CV लिख लो। तो याद रखना है कि यहाँ पर हमें कैलकुलेट करने को जो बोला है वो क्या निकालना है, CV निकालना है, ठीक है। तो वापस से हम क्या करेंगे, अपने मेन इक्वेशन को यहाँ पर लिख लेते हैं। तो देयरफॉर CP माइनस CV इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 6000। अब आप क्या करोगे, CP की जगह पर क्या रखोगे, CP की जगह पर रखोगे 1.4 CV माइनस CV इज इक्वल टू 6000। तो देयरफॉर CV कॉमन बाहर निकाल लो। तो जैसे हम CV को बाहर निकालेंगे तो ये हो जाएगा 1.4 माइनस 1 इज इक्वल टू 6000, राइट। तो 1.4 माइनस 1 करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा 0.4 CV इज इक्वल टू, और ये हो जाएगा 6000। तो देयरफॉर फाइनली CV की वैल्यू में क्या लिख सकता हूँ, दैट इज 6000 अपॉन 0.4। अब मैं डायरेक्टली क्या करता हूँ, सिंस मैंने इससे पहले वाले क्वेश्चन में आपको बताया था, तो यहाँ से मैं पॉइंट हटा के ऊपर 0 लगा देता हूँ। तो देयरफॉर फाइनली ये वैल्यू मिल जाएगी CV इज इक्वल टू 60,000 डिवाइडेड बाई 4। अब आपको नॉर्मली 4 से डिवाइड करना है। तो CV इज इक्वल टू, अब 4 1 जा 4 और 2 0 यानी कि 5 और बाकी यहाँ पे 3 0 लगा दो बस, और इसका आंसर आ जाएगा जूल पर केजी केल्विन। तो इस तरीके से यहाँ पर हमें CV की वैल्यू भी मिल गई। तो ये दोनों क्वेश्चन आसान थे, ठीक है, और दोनों ऑलमोस्ट सेम जैसे ही थे, बस उसमें दोनों CP CV वैल्यू पूछा था और इसमें सिर्फ CV पूछा था। मान लो अगर इसमें भी मुझे CP निकालना होता तो अगेन वही यूज़ करना था फॉर्मूला, CP बाई CV इज इक्वल टू क्या था 1.4। तो CP की वैल्यू क्या हो जाती 1.4 इंटू CV, और वैल्यू रख के आप सॉल्व कर लेते तो आपको जो फाइनल आंसर मिल जाता वो CP के भी टर्म्स में मिल जाता। तो इसीलिए जब आप क्वेश्चन पढ़ते हो तो ध्यान से देखना है कि क्वेश्चन में क्या गिवन है और क्या पूछा है। नेक्स्ट अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, और ये पर्टिकुलर क्वेश्चन जुलाई 2018 के एग्जाम में पूछा गया था। तो चलिए डिस्कस करते हैं और देखते हैं क्या गिवन है। कंपेयर द रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट बाय अ ब्लैक बॉडी एट 627 डिग्री सेल्सियस एंड 327 डिग्री सेल्सियस। तो बेसिकली जो सबसे पहला क्वेश्चन हमने किया था इट इज़ सेम टाइप क्वेश्चन, और यहाँ पर सिर्फ वैल्यूज़ को चेंज किया गया है। तो हमें यहाँ पर रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट का कंपैरिजन करना है। तो मैं सीधा यहाँ पर लिख लेता हूँ कि मुझे P1 बाई P2 की वैल्यू कैलकुलेट करना है, ठीक है। और यहाँ पर मुझे इनिशियली 2 टेम्परेचर गिवन है। तो T1 की जो वैल्यू गिवन है दैट इज़ 627 डिग्री सेल्सियस, जिसे हम पहले तो केल्विन में कन्वर्ट करेंगे। तो ये हो जाएगा 627 प्लस 273 विल बी इक्वल टू 900 केल्विन हो जाएगा, ठीक है। और मैंने जैसे कि आपको बोला था कि इसके लिए आपको क्या करना है, इसे आसान बनाने के लिए लिखना है 9 इंटू 10⁻² केल्विन। इसके बाद जो दूसरी वैल्यू यहाँ पर गिवन है दैट इज 327 डिग्री सेल्सियस, जिसे हम केल्विन में कन्वर्ट करेंगे। तो 327 प्लस 273 विच इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 600 केल्विन, जिसे हम फाइनली क्या लिख सकते हैं 6 इंटू 10⁻² केल्विन, राइट।
और जबकि क्वेश्चन में यहाँ पर टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग अगेन क्या बोला है 27, तो ये हो जाएगा 27 डिग्री सेल्सियस, जिसे हम कन्वर्ट करेंगे, लिखेंगे 27 + 273 विच इज इक्वल टू 300 केल्विन। और इसे हम और सिंप्लीफाई करके लिखेंगे 3 × 10⁻²² केल्विन। ठीक है, अब वापस से बात आती है कि हमें फॉर्मूला अप्लाई करना है, तो फॉर्मूला ऑलरेडी हम जानते हैं। सो देयरफॉर यहाँ पर लिखेंगे हम P1/P2 इज इक्वल टू, क्या फॉर्मूला था, T1⁴ माइनस T0⁴ अपॉन में क्या हो जाएगा T2⁴ माइनस T0⁴। तो चलो आगे वैल्यूज रखते हैं और इसे सॉल्व करते हैं। सो देयरफॉर P1/P2 इज इक्वल टू, अब यहाँ पर T1 की वैल्यू कितनी है 9 × 10⁻², तो यहाँ पर हम सीधा इसको ऐसा लिखेंगे 9 × 10⁻²⁴ माइनस, और इसकी वैल्यू कितनी है 3 × 10⁻²⁴, और अपॉन में भी सेम तरीके से हमें इसे सॉल्व करना है। तो अपॉन में इसे हम क्या लिखेंगे, देखो ये हो जाएगा 6 × 10⁻²⁴ माइनस 3 × 10⁻²⁴। ठीक है, तो इस तरीके से हमें यहाँ पर इसे सॉल्व कर लेना है। आगे की बारी आती है, तो आप जानते हो मैं आपको ये स्टेप बताऊंगा नहीं, मैं डायरेक्ट बताता हूँ कि 10⁻² का 4th पावर 8 होगा और 8 कॉमन बाहर निकल जाएगा और वो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ 9⁻4 माइनस 3⁻4 अपॉन क्या हो जाएगा, अपॉन हो जाएगा 6⁻4 माइनस 3⁻4, और पावर 10⁻8 कॉमन यहाँ से बाहर निकलेगा और नीचे से भी पावर कितना निकलेगा 10⁻8, और ये दोनों पावर क्या हो जाएंगे कैंसर। ठीक है, अब हम इनकी वैल्यूज पुट अप कर देते हैं। सो देयरफॉर यू विल गेट P1/P2 इज इक्वल टू, अब हमें 9 का 4th पावर निकालना है, तो 9 का 4th पावर हमें वैल्यू मिलता है 6561। ठीक है, और 3 का 4th पावर तो 81 होता है, अपॉन नेक्स्ट 6 का 4th पावर करेंगे तो क्या मिलेगा 1296 माइनस अगेन क्या होगा 81। तो देयरफॉर अब हमें फर्दर ये दोनों को माइनस करना है, तो P1/P2 विल बी इक्वल टू 6561 माइनस 81 करेंगे तो 6480 हो जाएगा, अपॉन 1296 माइनस 81 करेंगे तो ये हो जाएगा 1215। डन। अब हमें यहाँ पर वापस वही बात आ जाती है कि लॉग एंटी लॉग स्टेप अप्लाई करना है और आगे इसे हमें सॉल्व करना है। या तो आप इसे 5 से भी कट कर सकते हो या किसी दूसरे नंबर से भी कट करके इसे सिंप्लीफाई करके नॉर्मल डिवीजन मेथड से अगर आप कर सकते हो तो उससे भी इसे आप सॉल्व कर सकते हो। फाइनली इसका जो आंसर हमें सॉल्व करने के बाद मिलेगा दैट विल बी 5.3333 ऐसा रिपीट होगा। ठीक है, तो अगर आप चाहिए तो इसे रेशियो के फॉर्म में लिखना चाहते हो, सो देयरफॉर यू कैन राइट P1/P2 और इसे हम लिख सकते हैं राउंड फिगर में 5.33:1। ठीक है, क्योंकि बार बार 3 क्या होगा रिपीट होगा जब आप इसे फर्दर डिवाइड करोगे। तो इसके बाद देखो 2016 और 2017 में जो पर्टिकुलर क्वेश्चन आया था वो बेसिकली न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग से गिवन था, और न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग 12th का सिलेबस का पार्ट अब नहीं है। यानी कि पहले जो हमारा ओल्ड सिलेबस था उसमें न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग 12th के इसी चैप्टर में इंक्लूड था, लेकिन अब वही न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग 11th के चैप्टर थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में इंक्लूड कर दिया गया है। तो इसका मतलब है कि अब इस पर्टिकुलर टॉपिक से आपको एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आएगा। तो यहाँ पर हम वो PYQs यहाँ पर नहीं कवर करने वाले हैं जो पर्टिकुलर टॉपिक हमारे 12th में नहीं है। यानी पहले तो 12th में था वो, लेकिन अब वो टॉपिक को 11th में 7th चैप्टर है शायद से थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, वहीं पर इसे इंक्लूड कर दिया गया है। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग से रिलेटेड टॉपिक वाले जो क्वेश्चंस हैं वो हम यहाँ पर नहीं कवर करने वाले हैं। तो अगर हम क्वेश्चन की लिस्ट देखेंगे जो PYQs हमारे गिवन है, तो उस PYQ में से आप ये देखोगे कि 2018 फरवरी में, और उसके बाद मार्च 2017, जुलाई 2016 एंड फरवरी 2016 में जो क्वेश्चंस आए थे रिलेटेड टू न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, अब हमें ये क्वेश्चंस को यहाँ पर कवर अप नहीं करना है। तो हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है दैट इज, ये पर्टिकुलर क्वेश्चन हमारा पूछा गया था ऑन जुलाई 2017। तो चलिए जुलाई 2017 का क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर
तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में यहाँ पर क्या गिवन है, एट व्हाट टेम्परेचर विल द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ गैस बी एग्जैक्टली हाफ ऑफ इट्स वैल्यू एट नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर। अब देखो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में कहीं पर भी कोई ना वैल्यूज गिवन नहीं है, तो अब हमारे बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं यार कि ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है कि न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। तो यहाँ पर क्या बोला है, एट व्हाट टेम्परेचर, यानी हमें टेम्परेचर कैलकुलेट करना है। तो किस टेम्परेचर पर हमारी एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ गैस इज एग्जैक्टली हाफ ऑफ इट्स वैल्यू एट नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर। यानी कि अगर मैं मान लूँ कि नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पर काइनेटिक एनर्जी E1 है, तो नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पर जो T1 होता है वो कितना होता है, 273 है ना। नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पर टेम्परेचर की वैल्यू क्या मानी जाती है, 273। तो यहाँ पर पर्टिकुलर क्वेश्चन में क्या बोला है कि एट व्हाट टेम्परेचर, मतलब हमें क्या निकालने को बोल रहा है, T2 निकालने को बोल रहा है, क्योंकि NTP में टेम्परेचर तो हमें पता है 273 है। तो यहाँ पर बोला है एट व्हाट टेम्परेचर जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी है, जिसे हम यहाँ पर E से डिनोट कर रहे हैं, E2 इज इक्वल टू क्या बोला है, हाफ ऑफ E1, यानी कि E1/2। तो अब हमें क्या करना है, इसी रिलेशन का यहाँ पर यूज़ करते हुए अपने आगे के क्वेश्चन को यहाँ पर सॉल्व करना है। तो याद रखो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में वापस से क्या बोला है, देखो एट व्हाट टेम्परेचर विल द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ गैस इज एग्जैक्टली हाफ ऑफ इट्स वैल्यू, यानी E2 इज E1/2। और नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पर टेम्परेचर हमें पता है, तो हमें कैलकुलेट क्या करना है, T2 निकालना है। अब यहाँ पर देखो एनर्जी का एनर्जी का फॉर्मूला क्या है। एवरेज एनर्जी का फॉर्मूला होता है 3/2 nRT। टेम्परेचर के रेस्पेक्ट में nRT लिखते हैं, राइट। यहीं पर अगर प्रेशर वॉल्यूम होता तो वहाँ पर 3/2 PV भी लिखते हैं। तो अब हमें क्या करना है, E2 और E1 की जगह पर ये वैल्यू पुटअप करना है। तो E2 की जगह पर रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 3/2 nR, और टेम्परेचर कितना हो जाएगा, T2। वहीं पर E1 की जगह पर भी यही सेम वैल्यू रखेंगे, 3/2 nR, और टेम्परेचर क्या लिखेंगे, T1, और अपॉन में क्या हो जाएगा, 2। तो देखो क्योंकि गैस तो वही है तो नंबर ऑफ मोल्स वगैरह सब सेम रहने वाले हैं, तो 3/2 nR कैंसल, 3/2 nR कैंसल। सो देयरफॉर फाइनली आपको T2 की वैल्यू यहाँ पर क्या मिलेगी, T2 इज इक्वल टू T1/2 हो जाएगा। तो देयरफॉर T2 इज इक्वल टू, T1 की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, 273 डिवाइडेड बाई 2। बस आपको यहाँ पर 2 से इसे डिवाइड कर देना है, तो T2 विल बी इक्वल टू, अब 273 को 2 से डिवाइड करोगे तो इसका आंसर आपको मिलेगा 136.5 केल्विन। ठीक है, तो इस तरीके से हमें यहाँ पर टेम्परेचर का आंसर मिल गया। ठीक है, और आपको याद भी रखना है कि एनर्जी और टेम्परेचर का जो रिलेशन है वो डायरेक्ट रिलेशन है। ठीक है, तो अगर एनर्जी हाफ हो जाएगी तो टेम्परेचर भी हाफ हो जाएगा, यानी इतना पूरा सॉल्व करने की भी ज़रूरत नहीं है। आप वहाँ पर रीज़न यानी इतना पूरा सॉल्व करने की भी ज़रूरत नहीं है, आप वहाँ पर ऐसा रीज़न भी लिख सकते हो कि सिंस टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एवरेज काइनेटिक एनर्जी, देयरफॉर इफ एवरेज काइनेटिक एनर्जी reduces टू हाफ देन टेम्परेचर विल ऑल्सो reduce टू हाफ। तो आप ये ऐसा भी रीज़न बता सकते थे, या तो हम इसे ऐसा सॉल्व करके भी प्रूव कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और ये पर्टिकुलर क्वेश्चन हमारा अक्टूबर 2015 में पूछा गया था। तो 2015 का ये क्वेश्चन है, तो चलिए देखते हैं यहाँ पर क्या गिवन है क्वेश्चन में। कंप्यूट द टेम्परेचर एट विच द RMS स्पीड ऑफ नाइट्रोजन मॉलिक्यूल। यस, क्योंकि RMS स्पीड से रिलेटेड ना क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, RMS स्पीड का जो फॉर्मूला है VRMS इज इक्वल रूट ऑफ 3RT/m0, इससे कई न्यूमेरिकल्स आने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो यहाँ पर उसी टाइप का यहाँ पर एक न्यूमेरिकल गिवन है, तो चलिए इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले क्या दिया है, कंप्यूट द टेम्परेचर एट विच द RMS स्पीड ऑफ नाइट्रोजन मॉलिक्यूल इज 832 मीटर पर सेकेंड। तो कंप्यूट द टेम्परेचर मतलब यहाँ पर हमें टेम्परेचर निकालना है, और जबकि यहाँ पर VRMS की वैल्यू यहाँ पर गिवन है, दैट इज 832 मीटर पर सेकेंड। तो ये हो जाएगा 832 मीटर पर सेकेंड। और आगे क्वेश्चन में क्या बोला है कि R की जो वैल्यू है, दैट इज यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, इसकी वैल्यू आपको लेना है 8320, और इसकी जो यूनिट है दैट इज जूल किलो मोल पर केल्विन। ठीक है, ओके। देन आगे मोलिकुलर वेट ऑफ नाइट्रोजन भी हमें दिया है। मोलिकुलर वेट मतलब मोलार मास विच इज इक्वल टू नाइट्रोजन के यहाँ पर मोलार मास हमें कितना गिवन है, 28। ठीक है, तो अब बहुत सिंपल क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में हमें क्या बोला है, हमें टेम्परेचर कैलकुलेट करना है, RMS स्पीड गिवन है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट गिवन है, और नाइट्रोजन का मोलार मास गिवन है। तो डायरेक्टली हमें यहाँ पर क्या करना है, VRMS का फॉर्मूला लगाना है। देयरफॉर VRMS इज इक्वल टू, इसका फॉर्मूला होता है रूट ऑफ
3RT/m0। क्या होता है? Vrms इज इक्वल रूट ऑफ 3RT/m0। तो सबसे पहले आप जानते हो कि मुझे टेम्परेचर निकालना है, तो हम स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर लेंगे। अच्छा, अब मैं Vrms बार बार नहीं लिखूंगा, इसे नॉर्मली V लिख लेते हैं। तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे तो V स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 3RT/m0। देखो, आपको वैल्यूज़ कभी भी पहले नहीं रखना है, पहले आपको फॉर्मूला बनाना है और उसके बाद ही वैल्यू को पुटअप करना है। अब यहाँ पर हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आप देखोगे इसे हम लिख सकते हैं 3RT इज इक्वल टू V स्क्वायर इंटू m0 लिख सकते हैं, राइट। सो फाइनली हमें निकालना तो T है ना, तो T इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा? V स्क्वायर इंटू m0 अपॉन में क्या हो जाएगा? अपॉन में हो जाएगा 3R। अब यहाँ पर आपको वैल्यू को पुटअप करके सॉल्व करना है, ठीक है। सो देयरफॉर T इज इक्वल टू V स्क्वायर, तो देखो V की वैल्यू यहाँ पर कितनी गिवन थी? 832, तो 832 इंटू क्या हो जाएगा? 832, और नाइट्रोजन यहाँ पर कितना दिया था? 28 अपॉन 3, तो 3 लिख लेंगे। अच्छा, R की वैल्यू हमें कितना गिवन है? 8320 दिया है, ठीक है। ये बहुत अच्छा उसने काम किया, क्योंकि हम ऊपर जो वैल्यू दिया है वो 832 है, नीचे क्या है? 8320, मतलब ये 10 टाइम्स चला जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब हमें क्या करना है? लिखना है T इज इक्वल टू 832 इंटू 28, और 3 को इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे हम, तो ये कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। अब आप सिंपली नेक्स्ट स्टेप में क्या करोगे बताओ? आप इसे 28 से नॉर्मली मल्टीप्लाई कर लो, 832 को 28 से मल्टीप्लाई कर लो, और अगर 28 से नहीं करना है तो पहले आप इसे 2 से कट करके इसे 15 बना लो और इसे 14 बना लो, ठीक है। अब मैं 14 से इसे मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, तो 14 2 ज़ा 28, बैलेंस 2, 14 3 ज़ा कितना होता है? 42 प्लस 2 44, बैलेंस क्या आएगा? 4, ठीक है। उसके बाद 14 8 जा कितना होता है? 112, 112 प्लस 4 करेंगे तो क्या हो जाएगा? 116 हो जाएगा, और डिवाइडेड बाई क्या है? 15। तो अब नॉर्मली आप यहाँ पे डिवाइड कर लो, 11648 डिवाइडेड बाई 15। तो हर जगह हमें लॉग एंटी लॉग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपको कैलकुलेशन थोड़ा बेसिक अच्छे से आते हैं तो आप बड़े आसानी से कैलकुलेशन कर पाओगे। तो यहाँ पर आपको क्या करना है? 15 7 जा कितना होता है? 105, तो बैलेंस कितना आ जाएगा? ये हो जाएगा 1 1, और ये 4, वापस से 15 7 जा कितना होता है? 105, तो अब बैलेंस यहाँ पर कितना आ जाएगा? 9 आ जाएगा, इंटू 8, 15 6 जा कितना होता है? 90, तो क्या आएगा? 8 आएगा, फिर 80 कर लेंगे, राइट। अब आप क्या बोलोगे? 15 5 जा 75। बस आपको टोटल 4 डिजिट मिल गई, तो आगे आप फर्दर सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। यू कैन डायरेक्टली राइट 776.5, और इसका यूनिट लिख लेंगे केल्विन। तो इस तरीके से हमें यहाँ पर इसको कैलकुलेट करना है। नेक्स्ट अब हम देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 8, और ये भी पर्टिकुलर क्वेश्चन अक्टूबर 2015 में पूछा गया था। तो चलिए देखते हैं। तो अक्टूबर 2015 में पूछा जाने वाला एक क्वेश्चन है। तो यहाँ पर क्या गिवन है देखो, अ पिन होल इज मेड इन अ हॉलो स्फीयर। तो मान लो कि हमारे पास कोई एक हॉलो स्फीयर है, उसमें हमने क्या किया? पिन होल कर दिया, और उस पिन होल का रेडियस हमें गिवन है, जिसकी वैल्यू यहाँ पर गिवन है 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 5 सेंटीमीटर, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन में क्या बोला है? हुज इनर वॉल इज एट टेम्परेचर 727 डिग्री सेल्सियस। तो इनर वॉल का टेम्परेचर मतलब, हमें टेम्परेचर से मतलब है, तो 727 डिग्री सेल्सियस, जिसे हम फर्दर आगे सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 727 प्लस 273, जिसे मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ 727 प्लस 273 करेंगे तो क्या आएगा बताओ? ये हो जाएगा हमारा 1000 केल्विन, ठीक है। तो हमें यहाँ पर टेम्परेचर कितना दिया है? 1000 केल्विन। और आगे क्वेश्चन में क्या बोला है? फाइंड द पावर रेडिएटेड पर यूनिट एरिया। क्या बोला है? फाइंड द पावर रेडिएटेड पर यूनिट एरिया। तो पावर रेडिएटेड पर यूनिट एरिया मतलब क्या? कि हमें यहाँ पर P/A कैलकुलेट करने को बोल रहा है, बिकॉज P फॉर पावर, A फॉर एरिया, तो पावर पर यूनिट एरिया। और आगे यहाँ पर क्वेश्चन में 2 वैल्यूज हमें गिवन है। स्टीफन कांस्टेंट 5.7 इंटू 10⁻⁸ गिवन है, और आगे क्वेश्चन में इमिसिविटी E की वैल्यू भी गिवन है। यानी ये बेसिकली कोई परफेक्ट ब्लैक बॉडी नहीं है, क्योंकि परफेक्ट ब्लैक बॉडी में E की वैल्यू 1 होती है, और ऑर्डिनरी बॉडी में E की वैल्यू 0.2 यहाँ पर गिवन है, ठीक है। तो अब आपको करना क्या है? बहुत सिंपल है। अगर टेम्परेचर दे दिया, ठीक है, और ऐसा सिग्मा की वैल्यू गिवन है, तो फिर आपको डायरेक्टली स्टीफन वाला फॉर्मूला यूज़ करना है, R इज इक्वल टू सिग्मा T⁴। लेकिन ये फॉर्मूला आप तभी अप्लाई करते हो जब कोई परफेक्ट ब्लैक बॉडी की कंडीशन हो। लेकिन सिंस यहाँ पर E दिया है, तो आगे यहाँ पर क्या लगा लेना है? E, ठीक है।
अब आर का फॉर्मूला हम जानते हैं, आर को क्या लिखते हैं, क्यू बाई ए टी लिखते हैं, तो क्यू बाई ए टी इज इक्वल टू ये हो जाएगा ई सिग्मा टी रेज टू 4 हो जाएगा, ठीक है। यानी एमएससी पावर और स्टेफन बोल्ट्जमैन लॉ ऑफ रेडिएशन, ये दोनों फॉर्मूले को कंबाइन करके अच्छे से आपको सॉल्व करना आना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, देखो क्यू बाई टी आपको दिख रहा है, क्यू बाई टी का मतलब क्या हो गया, एनर्जी पर यूनिट टाइम, और एनर्जी पर यूनिट टाइम को ही क्या कहते हैं, पावर। तो क्यू बाई टी की जगह पर मैं क्या लिख दूंगा, पावर अपॉन एरिया इज इक्वल टू ई सिग्मा टी रेज टू 4। बस अब हमें यहाँ पर सिंपली वैल्यू रखना है और आगे से सॉल्व कर लेना है। तो P बाई ए विल बी इक्वल टू, ई की वैल्यू क्या है 0.2, सिग्मा की वैल्यू क्या है 5.7 इंटू 10 रेज टू माइनस 8, और टेम्परेचर तो हम जानते हैं 1000 दिया है, तो 1000 को मैं लिख लेता हूँ 10 रेज टू 3 रेज टू 4, ठीक है। 1000 को क्या लिखेंगे 10 रेज टू 3 रेज टू 4। तो देयरफॉर P बाई ए विल बी इक्वल टू, अब आप क्या करो 0.2 को 5.7 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 7 जब 14 बैलेंस 1, 2 5 जब 10 1 क्या हो जाएगा 11, और 2 के बाद डॉट लगा दो, यानी 1.14 इंटू 10 रेज टू माइनस 8, और यहाँ पर हो जाएगा 10 रेज टू 12। तो देयरफॉर फाइनली पावर पर यूनिट एरिया कैन बी रिटर्न एज 1.14 इंटू 10 रेज टू 4, ठीक है। और इसका यूनिट अब क्या लिखोगे, पावर का यूनिट होता है वॉट और एरिया का होता है मीटर स्क्वायर। तो इस तरीके से हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और ये पर्टिकुलर क्वेश्चन फरवरी 2015 में पूछा गया था। तो चलिए देखते हैं, क्योंकि अभी तक एवरेज काइनेटिक एनर्जी वाले से कुछ ज़्यादा हमें यहाँ पर न्यूमेरिकल सॉल्व करने को नहीं मिले हैं, तो ये पर्टिकुलर क्वेश्चन उसी से रिलेटेड है। तो क्या दिया है, कैलकुलेट द एवरेज मॉलिक्यूलर काइनेटिक एनर्जी। तो हमें क्या निकालना है, एवरेज मॉलिक्यूलर काइनेटिक एनर्जी निकालना है, लेकिन यहाँ पर दो कंडीशन दिया है, पर किलोमोल और पर किलोग्राम। यानी कि हमें एनर्जी पर मोल निकालना है सबसे पहले, और सेकंड पार्ट में हमें क्या निकालना है, सेकंड पार्ट में हमें निकालना है एनर्जी पर यूनिट मास, यानी कि कैपिटल एम, ठीक है। तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर किलो मोल निकालना है और एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर किलोग्राम। जबकि यहाँ पर हमें गिवन कंडीशन में क्या क्या वैल्यू दिया है, टेम्परेचर दिया है, कितना टेम्परेचर दिया है, टेम्परेचर गिवन है 27 डिग्री सेल्सियस। तो आप जानते हो कि केल्विन में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 300 केल्विन, राइट। और आगे भी हमें यहाँ पर कुछ वैल्यू गिवन है, दैट इज आर की वैल्यू दिया है 8320, आर की वैल्यू क्या है 8320, ठीक है। और इसका यूनिट है यहाँ पर जूल पर किलो मोल केल्विन, ठीक है, ओके। और एवोगैड्रोस नंबर भी दिया है यहाँ पर। तो एवोगैड्रोस नंबर की वैल्यू कितनी है, देखो एवोगैड्रोस नंबर यानी कि Na, और इसकी वैल्यू यहाँ पर गिवन है, दैट इज 6.03 इंटू 10 रेज टू 26 मॉलिक्यूल्स पर किलो मोल, ठीक है, 10 रेज टू 6 मॉलिक्यूल्स पर किलो मोल, ठीक है, ओके। तो अब हमें क्या करना है, एनर्जी पर किलो मोल कैलकुलेट करना है और एनर्जी पर यूनिट मास निकालना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, एवरेज काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। अब एवरेज काइनेटिक एनर्जी के 3 फॉर्मूला है, याद रखना। एक फॉर्मूला होता है 3/2 PV, एक फॉर्मूला होता है 3/2 nRT, बिकॉज PV का मतलब क्या होता है nRT, और एक फॉर्मूला होता है 3/2 nKBT। तो 3 फॉर्मूला है। तो भाई केबी वाला तो कॉन्सेप्ट नहीं है, क्योंकि बोल्ट्जमैन की वैल्यू दिया नहीं है, और प्रेशर वॉल्यूम वाला भी कॉन्सेप्ट यहाँ पर नहीं अप्लाई होगा। यानी यहाँ पर फॉर्मूला क्या यूज़ करेंगे, 3/2 nRT यूज़ करेंगे, क्योंकि कंडीशन यही गिवन है। अब हमें सबसे पहले क्या कैलकुलेट करना था, हमें सबसे पहले एनर्जी पर किलो मोल निकालना है। तो एन को नीचे लेके आ जाएंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 3/2 R इंटू टी, ठीक है। तो चलो अब वैल्यूज़ रखते हैं यहाँ पर। तो इसको रखते हैं 3/2, R की वैल्यू क्या है 8320, और टेम्परेचर जो हमें यहाँ पर गिवन है वो कितना है बताओ, टेम्परेचर यहाँ पर दिया है 300, राइट। तो टेम्परेचर यहाँ पर कितना है 300। अब देखो इसे कैसे सॉल्व करना है, तो मैं इसको बताता हूँ आपको। पहला तो आप यहाँ पर लिखेंगे 3, और इसे लिखो 832 इंटू 3 लिखो। क्या किया मैंने, 1 0 ये देखा, 1 0 ये और 1 0 ये, टोटल कितने हैं 3 0। तो पावर क्या लगा देंगे 10⁻3, 0 को हटा दो और उसको पावर के फॉर्म में लिख दो। डिवाइडेड बाई क्या है मुझे बताओ, डिवाइडेड बाई है यहाँ पे 2। तो आप सबसे पहले क्या करोगे, 2 से इस नंबर को डिवाइड कर दो, तो क्या हो जाएगा 4 और 1, और ये क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, ठीक है।
तो आप यहाँ पर लिखोगे 416 मल्टीप्लाइड बाई 9 इंटू क्या लिखोगे 10⁻3। तो देखो बहुत आसानी से हम इसे सॉल्व कर लेंगे। 9 6 जा 54, बैलेंस 5, 9 1 जा 9 प्लस 5 क्या हो जाएगा 14, तो बैलेंस क्या आएगा 1, 9 4 जा 36 और 1 कितना हो जाएगा 37 इंटू 10⁻3। और अगर आप चाहते हो तो इसको इस तरीके से भी आगे पॉइंट शिफ्ट करके भी लिख सकते हो। तो हम इसे लिख लेते हैं 3.744 इंटू 10⁻6 और इसका यूनिट क्या हो जाएगा जूल पर मोल लिख सकते हो। बिकॉज यहाँ पर मोल बोला है तो एन की वैल्यू तो ऑटोमेटिकली 1 हो जाने वाली है, तो फिर हम खाली इसको जूल में ही लिख लेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन का आंसर सॉल्व करना है। देखो पॉइंट शिफ्टिंग कोई नेसेसरी कंडीशन नहीं है यहाँ पर। अगर आप 1-2 पॉइंट भी शिफ्ट करते हो तो वो भी आप कर सकते हो। अगर आपने 3 डिजिट शिफ्ट किया तो 3 पावर, खाली बस आपको ये याद रखना है कि जितने डिजिट आप शिफ्ट करोगे उतने पावर वहाँ पर ऐड कर लेना है। अब नेक्स्ट यहाँ पर क्या बोला था क्वेश्चन में, सेकंड पार्ट में उन्होंने बोला था हमें काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास निकालना है। तो हम पहले तो फॉर्मूला इसका एज इट इज लिख देंगे जो कि है 3/2 nRT है, राइट। नेक्स्ट सिस्टम में क्या करोगे, देयरफॉर लिखोगे E इज इक्वल टू 3/2। अब देखो n को मैं क्या लिख सकता हूँ, n के 2 फॉर्मूले होते हैं। एक होता है n इज इक्वल टू m/m0 भी होता है और एक होता है n इज इक्वल टू n/na भी होता है। ठीक है, बट हमें यहाँ पर निकालना क्या है, हमें काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास निकालना है। तो हम n का ये वाला फॉर्मूला यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं। तो n की जगह पर क्या रख दूंगा m/m0 और r इंटू टी, और m को मैं यहाँ पर लेके आ जाऊंगा नीचे, बिकॉज मुझे उसने क्या बोला है काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास यानी पर किलोग्राम निकालना है। तो पर किलोग्राम में m की वैल्यू तो ऑटोमेटिकली 1 ही हो जाने वाली है। तो अब यहाँ पर क्या बचेगा 3/2 RT अपॉन m0। ठीक है, अब एक चीज़ आपको यहाँ पर नोटिस करना है, आपको सारी वैल्यू रख के सॉल्व नहीं करना है, बिकॉज ये पर्टिकुलर वैल्यू का आंसर अभी अभी हमने निकाला है ना। 3/2 RT की वैल्यू हमें क्या मिली थी 3.744 इंटू 10⁻6। तो इसे हम एज इट इज़ यहाँ पर लिख देते हैं। देयरफॉर एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट किलोग्राम इज इक्वल टू क्या थी 3/2 RT की वैल्यू 3.744 इंटू 10⁻6 अपॉन m0 का मतलब होता है मोलार मास। ठीक है, अच्छा मोलार मास दिया नहीं है लेकिन ऑक्सीजन की बात की है तो ऑक्सीजन का मोलार मास यहाँ पर कितना होता है, ऑक्सीजन का मोलार मास होता है 32। तो बस आपको यहाँ पर क्या लिखना है 32 लिख देना है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, E/m की जो वैल्यू है इसको मैं इस तरीके से लिख देता हूँ, दैट इज पहले तो मैं पॉइंट हटा देता हूँ तो इसे 3744 कर देता हूँ और इंटू 10⁻, क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है, 3.44 इंटू 10⁻3 अपॉन यहाँ पर क्या हो जाएगा 32। अब आप क्या करो इसे कैंसिल कर लो, क्योंकि 32 को 4 से भी डिवाइड किया जा सकता है, राइट। तो पहले मैं यहाँ पर इसे 4 से डिवाइड करके देखता हूँ। तो 4 से अगर मैं इसे नीचे डिवाइड करूँगा तो ये तो 8 हो जाएगा और ऊपर 4 9 से कितना होता है 36, तो 1 4 होगा, 4 3 जा 12 और 2 4 में कितनी बढ़ जाएगा 6 टाइम्स। अब आप क्या करो सिंपली डिवाइड कर लो, 936 डिवाइड बाई 8, या तो आप एक और बार 4 से कट कर सकते हो। तो 8 1 जा 8 1 3, 8 1 जा 8, बैलेंस क्या आएगा 5 6 और 8 7 जा क्या हो जाएगा 56। तो बहुत आसानी से हमें इसका आंसर मिल गया, दैट इज एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट किलोग्राम यानी पर यूनिट मास। ठीक है, तो ये हो जाएगा 936 अपॉन 8 ना, तो इसकी वैल्यू क्या मिली अपने को 117 और यहाँ पर पावर ऑलरेडी कितना था 10⁻3, तो यहाँ पर लगा देते हैं 10⁻3। ठीक है, तो यहाँ तक आप लिखते हो तो भी चलेगा और आप लिख सकते हो एनर्जी पर यूनिट मास इज इक्वल टू 1.17 इंटू 10⁻5 और इसका यूनिट हो जाएगा जूल। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर हमें लिखना है। अच्छा एक और इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, अगर क्वेश्चन में ये दिया होता है कि आपको एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास निकालना है तो फिर आपका ऐसा यूनिट जूल पर केजी हो जाता, लेकिन यहाँ पर ऑलरेडी बोला है पर किलोग्राम एंड पर किलोमोल, तो यहाँ पर n की वैल्यू 1 हो जाएगी और m की वैल्यू 1 हो जाएगी। इसके लिए जो यहाँ पर हम यूनिट यूज़ करेंगे वो सिर्फ क्या आएगा जूल आएगा। इसके बाद देखो 2014 में इस पर्टिकुलर चैप्टर से कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया था, तो यहाँ तक ही क्वेश्चन आपको यहाँ पर देखना है। जो लास्ट 10 ईयर्स में क्वेश्चन आए हैं इन क्वेश्चंस को आप अच्छे से एक बार सॉल्व करो और इनको सॉल्व करते करते वक्त आपको एक बेसिक आइडिया मिल चुका होगा कि किस तरीके से इस चैप्टर से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। बस यहाँ पर आपको याद ये रखना है कि अगर आप PYQs देखते हो
तो जैसे कि मैंने आपको बीच में मेंशन किया था कि न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग जो पार्ट है वो नए अपडेटेड सिलेबस में डिलीट हो गया था, तो वहाँ पर हमें उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 1920 में यानी कि 2019-20 में सिलेबस अपडेट हुआ था, तो उससे पहले के क्वेश्चंस में आपको PYQs में न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग से रिलेटेड क्वेश्चन मिल जाएंगे, लेकिन उसके बाद में आपको इसे नहीं मिलेंगे।